चलिए जी, अब समझते हैं हम सेल एंड लीज बैक के कॉन्सेप्ट को। पहले रीड कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल के जरिए हम इसको पूरा अंडरस्टैंड कर लेंगे। इट मीन्स अ पर्सन सेल्स एसेट्स एंड देन टेकन बैक ऑन लीज। पर्सन हु इज सेलिंग इज कॉल्ड सेलर लेसी। पर्सन हु इज बाइंग एसेट इज कॉल्ड बायर लेसर। सेकेंड पॉइंट, इफ सेल ऑफ एसेट इज नॉट क्वालिफाइंग कंडीशन ऑफ सेल गिवन इन डेज 115। कुछ कंडीशंस है, 115 पे जब आऊँगा तब बता दूंगा क्या कंडीशन है, आप भी समझ लो कि कुछ कंडीशन है, ठीक है। देन सेल एंड लीज बैक विल बी डेल्ट बाय इंडियाज 109 एज फाइनेंशियल अरेंजमेंट, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझाया मैंने, कुछ भी नहीं समझाया। आगे कहता है इफ सेल ऑफ एसेट इज क्वालिफाइंग कंडीशन ऑफ सेल ऑफ इंडियाज 115 देन फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर पास्ट। ये 3 जनरल एंट्रियाँ आपको ये जो पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कहता है कि राउ एसेट विल बी प्रोराटा इन रिलेशन टू बुक वैल्यू विद फेयर वैल्यू। कुछ है, ये अभी भी बताऊंगा अभी क्या है, ठीक है। और कोई डिफरेंस हो तो आपको उसको नेट सेटल करना है। यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, अभी मैं सीधा आना चाहता हूँ एग्जाम्पल पे, उससे आपको ये वाली सारी चीज़ें एक बारी में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वाला एग्जाम्पल पहले समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, सर के पास ना कार है जिसकी बुक वैल्यू जो है ना वो है 3 लाख रुपए, ठीक है। फेयर वैल्यू है इसकी 6 लाख रुपए, बुक्स में दिखा रखा है इसको 50% ऑफ द फेयर वैल्यू पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ने ये वाली कार जो है ना बेच दी 7 लाख रुपए में, ठीक है, किसी को बेच दी 7 लाख रुपए में ये वाली कार, और उसी से जिसको बेची थी उसी से वापस ले ली ये वाली कार लीज पे। जितनी भी लीज है इनकी एक्स अमाउंट की लीज होगी, मान लेते हैं कि 2-2 लाख रुपए 10 साल के लिए देने हैं सर को, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका जो डिस्काउंट करोगे आप, IBR जो दे रखा होगा आपको या फिर जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा उससे आप इसको डिस्काउंट करोगे तो आएगा आपका 7,10,000 रुपये। तो सर ने वापस ले ली गाड़ी लीज पे 7,10,000 रुपये। अच्छा, अब इसमें मोटा मोटा देखें तो 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, सेल भी हो रहा है, लीज बैक भी हो रहा है। सेल को अलग देखना, लीज को अलग देखना। देखो नॉर्मली अगर लीज ना होता तो ये क्या है, कार बेच रहे हैं सर, 6 लाख की गाड़ी जो है वो 7 लाख में बेच दी एक तरह से, जिसकी फेयर वैल्यू 6 लाख थी, सर ने उसको 7 लाख रुपए में बेच दिया, है ना। बट बायर कोई पागल थोड़ी ना इतनी महंगी चीज़ खरीदेगा, है ना। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है कि बायर जो है ना ये कार वापस दे रहा है इसको। अब जब लीज की अगर मैं बात करूँ आपके लिए, हमारे लिए तो चैप्टर कौन सा लीज वाला है ना, सेल वाला थोड़ी ना। तो लीज की अगर मैं बात करूं, ये लीज अरेंजमेंट में लेसी कौन है और लेसर कौन है। ये बंदा जो है, ये जो है लेसी है, ये लेसर है, ठीक है। तो वहाँ पर पीछे अभी हमने पढ़ा था, वहाँ लिखा था ना कि 2 लोग होते हैं, एक होता है लेसी और एक होता है लेसर। कौन, उसके साथ एक वर्ड भी लिखा था, सेलर लेसी बायर लेसर। सेलर कौन है, सर है, और वापस ले लिया जब सर ने वाली एसेट को तो वो अब लेसी बन गए। और बायर कौन है, सामने वाला पार्टी, है ना, वो लेसर बन गए क्योंकि वो लीज पे दे रहा है एसेट को। तो एक तो बात हो गई है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। बुक वैल्यू कार की कितनी है, 3 लाख रुपए, बट फेयर वैल्यू इसकी थी 6 लाख रुपए। इसको 50% हमने दिखा रहा, 50% वैल्यू पे हमने इनको बुक्स में दिखा रखा था। 7 लाख रुपए की हमने बेच दी, ठीक है, और हमने इसको वापस ले लिया एक एक्स अमाउंट पे कि भाई इतने अमाउंट दूंगा, और इस चीज़ की डिस्काउंट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ जाएगी 7,10,000 रुपये। एज्यूम कर लेते हैं अभी इसको, ये ऐसा जरूरी नहीं 7,10,000 है, बट अभी एजम्पशन चल रही है, ठीक है। अब क्या है, 3 एंट्रियां करोगे आप। पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। कितने अमाउंट से आएगी, जो आप जितने में आपने बेची है ना गाड़ी, 7 लाख रुपए में बेची है, माइनस कर देना जो इसकी फेयर वैल्यू है, आगे आपका 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए आप क्या हो गए, तो प्रॉफिट है आपका। अरे प्रॉफिट नहीं है, ये आपका जो 1 लाख रुपए आपने, इसको देखो ना, सर ने इससे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए है ना, ये अभी तो ले लिए, आगे चल के देने पड़ेंगे। देखो ना, ये दे भी तो रहे हैं वापस इसको, तो ये कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा अपना। ये देखो 2 चीज़ें हैं, या तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत टाइम लगा के आपका समझा सकता हूँ, या तो दूसरी चीज़ है इसको रट लो एज इट इज़, क्योंकि 3 एंट्रियाँ इसमें और कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट में। आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी मैं, वहाँ पर दिखेगा आपको कि ये 3 ही एंट्रियाँ कर रखी है वहाँ पर और कुछ कर ही नहीं रखा है। तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं इसको अंडरस्टैंड आपको करने की कोशिश करूंगा कि आपको ये सारा समझ आ जाए, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो आप इसको 3 एंट्री रट लो कॉन्सेप्ट को, और कुछ भी नहीं है इसमें, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसको समझते ही। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 1 लाख का गेन नहीं है, आपकी लाइबिलिटी आगे चल के आपको ये देना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब पहली एंट्री कर दिया आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। देखो पैसे तो 7 लाख रुपए मिले हैं ना आपको, तो पैसे तो मिले हैं, अब आपको सेल को भी संभालना है और उसको भी संभालना है, लीज बैक को। दोनों को कंबाइंड करके आप यहाँ पे 3 एंट्रियाँ मार रहे हो। तो पहली एंट्री तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, ठीक है, ये तो पहली बात हो गई।
दूसरी बात आती है, दूसरी एंट्री आप क्या करोगे, आपने ये 7 लाख रुपए में बेची है, 1 लाख की तो एंट्री दिखा दी कि 1 लाख रुपए मिल गया, 6 लाख रुपए भी तो दिखाने पड़ेंगे, है ना। अभी तो सेल ऑफ एसेट चल रहा है, सेल ऑफ एसेट में भी आपने कहा कि ये तो मेरा जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा वाले थे उसकी आपने एंट्री कर दी, लीज लाइबिलिटी दिखा दिया उसको। दूसरी चीज़ क्या दिखाओगे, बचे हुए 6 लाख रुपए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए, एसेट कितने की थी आपकी बुक्स में 3 लाख रुपए की, और गेन कितने का हुआ है 3 लाख रुपए का। सिंपल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री करिए आपने ये वाली, दूसरी एंट्री करनी है आपको ये वाली, ठीक है। ये 2 एंट्रियाँ करनी है। अभी आपने जो 7 लाख रुपए आपके पास आए हैं उसका आपने हिसाब बता दिया कि ऐसे ऐसे है आपका, ठीक है। अब आते हैं तीसरी एंट्री पे। अब क्या है कि आपको देखो ना, बायर ने आपको लीज पे वापस दे दिया मशीनरी, कितने रुपए में, 7,10,000 रुपए में। अब आपको ये 7,10,000 रुपए आपकी, अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करता 116 में अगर मैं जनरली लिखता तो क्या लिखता, राउ एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 7,10,000 7,10,000, ठीक है भाई। तो राउ एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी मैं यहाँ लिखने वाला था 7,10,000 7,10,000, लेकिन आप ध्यान से देखो लीज लाइबिलिटी 1 लाख रुपए तो मैं बुक कर ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो 1 लाख जब मैं बुक ऑलरेडी कर चुका हूँ तो ये लीज लाइबिलिटी मेरी अब कोई 7,10,000 थोड़ी ना रही, ये लीज लाइबिलिटी तो मेरी 6,10,000 हो जाएगी अब यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी ही कुछ सिमिलर एंट्री कर रखी है। लीज लाइबिलिटी आप कितनी दिखाओगे, थर्ड एंट्री की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, थर्ड एंट्री में आप ऐसे ही देखो सेम एंट्री लिखी हुई है, राउ एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी कितनी आएगी 6,10,000। क्यों 6,10,000, देखो है तो 7,10,000 रुपये, लेकिन 1 लाख तो आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो ना, तो यहाँ पर कितना दिखाओगे 6,10,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि राउ एसेट कितना दिखाओगे। राउ एसेट आपका आएगा, देखो आपका एसेट था कितना, वैसे देखें तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 3 लाख, दैट इज 50%। अगर मैं रेशियो के हिसाब से जाऊँ तो 3 लाख है और फेयर वैल्यू 6 लाख है, मतलब 50% पे दिखा रहा है रखा है आपने। 3 लाख बाय 6 लाख करोगे तो, है ना। तो आपने ये वाला अमाउंट कैसे निकालना है, जो 6,10,000 आपका है ना उसका, इसको भी आप 50% पे ही दिखाओगे भाई। जब ऊपर भी आपने अपनी बुक्स में ही 50% दिखा रखा है, फेयर वैल्यू तो इसकी 6 लाख है, आपने यहाँ पर 50% दिखा रखा है, तो यहाँ पर भी आप 50% ही राउ एसेट को दिखाओगे। वैसे नॉर्मली अगर हम करते वाले क्वेश्चन को यहाँ पूरा 6,10,000 लिखना चाहिए था, बट ऊपर आपने जिस हिसाब से ऊपर कर रखा है ना एसेट का, यहाँ पर भी राउ एसेट जब आप बुक करोगे तो वही वाली बात करेगी। क्योंकि देखो ये वाली एसेट तो आपके यहाँ से चली गई, तो आपने 2 एसेट लिख दिया, 3 लाख रुपए आपकी एसेट गई। अब यहाँ पर आप 6,10,000 का 50% यहाँ पर दिखाओगे तो 3,05,000 रुपए आपकी एक और एसेट आ गई। एक एसेट गई, दूसरी एसेट आ गई, वो पहले वाली जो कार थी वो चली गई तो बुक से हट जाएगी। अब दूसरी एसेट राउ एसेट आपकी आ गई, 6,10,000 का 50% दिखाओगे। लॉजिकली बात है भाई, वहाँ पर जब आपने 3 लाख रुपए आपकी बुक्स में आ रही थी, अब कोई आप 6,10,000 थोड़ी दिखा दोगे कि भाई 3 लाख की कार चली गई, 6,10,000 की आपके पास एसेट आ गई, ऐसा नहीं होता। तो आपको यहाँ पर भी 50% दिखाना पड़ेगा। 50% ये इसका आपका एक फॉर्मूला के तौर पर आप इसको देखो तो कैसे बनता है। आपका जो लीज लाइबिलिटी आपकी जो रह गई है ना, लीज लाइबिलिटी आपने 7,10,000 थी, 1 लाख रुपए ऑलरेडी बुक कर रखी थी, 6,10,000 आपकी लीज लाइबिलिटी जो रह गई थी। लीज लाइबिलिटी को मल्टीप्लाई करा आपने जो बुक्स में आपने वैल्यू दिखा रखी थी 3 लाख बाय 6 लाख, तो इसको ऐसे कह सकता हूँ मैं 6.1 लाख इंटू 3 लाख बाय 6 लाख, है ना, ऐसा है ये वाला अमाउंट। और जो बैलेंसिंग फिगर है उसको आप कहाँ डाल दोगे, P&L में डाल दोगे। बैलेंसिंग फिगर आपका लॉस या गेन जो है आपका, जैसे यहाँ पर लॉस बन रहा है और यहाँ पर गेन बन रहा था। अब लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ क्या रहता है यहाँ पर, तो आपका देखो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा लॉस में, है ना। अब यहाँ पर गेन था, यहाँ पर लॉस था, यहाँ पर 3 लाख का गेन आया आपका, यहाँ पर 3,05,000 का लॉस आया है। तो यहाँ पर आप नेट जो है ना वो P&L में दिखा दोगे, नेट P&L में दिखा दोगे। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आपने गेन दिखाया था 3 लाख रुपए, यहाँ पर आपका लॉस हो गया 3,05,000 रुपए, है ना। तो आपका नेट जो है ना, नेट लॉस है आपका 5,000 रुपये का। पूरी ट्रांजैक्शन को दोनों को मिला दूँ तो मैं आपका नेट लॉस आपका 5,000 रुपये का ही है, ठीक है। अब ये था आपका सारा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। 1 मिनट के अंदर दोबारा समझाता हूँ क्योंकि और कुछ है ही नहीं इस कॉन्सेप्ट में, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और है वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो सर के पास कार थी 3 लाख रुपये की, जिसकी फेयर वैल्यू दिखा रखी थी, फेयर वैल्यू थी जिसकी 6 लाख रुपये, उसको 7 लाख रुपये में बेच दिया, ठीक है। और इस पे लीज पे वापस ले लिया, लीज पे वापस लिया तो आपका डिस्काउंट करके आपका आता है, रेट दे रखा होगा IBR क्वेश्चन में, उससे डिस्काउंट करोगे आप और आपका आ जाएगा जैसे 7,10,000 रुपये अज्यूम कर रखा है। पहली एंट्री क्या करोगे, जो इन दोनों का डिफरेंस है, जितने का सामान बेचा है और जितने की आपकी फेयर वैल्यू थी, उसको आप लीज लाइबिलिटी दिखा दोगे, क्योंकि आपका ये गेन नहीं है, ये लीज लाइबिलिटी आपको आगे चल के देने पड़ेंगे और दिख भी रहा है हमें कि दे रहे हैं अच्छे खासे पैसे हम उसको। सेकंड एंट्री की अगर मैं बात करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गेन टू एसेट आ रहा है। कैसे आया, देखो 7 लाख की चीज़ बेची थी, 1 लाख दिखा दिया, 6 लाख और दिखाना है। नॉर्मल जैसे आप दिखाते हो वही दिखा रखा है, जैसे नॉर्मली हम सेल की एंट्री करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली एंट्री है लीज बैक करें ना, तो लीज वाली एंट्री भी दिखानी पड़ेगी। तो लीज वाली एंट्री के लिए क्या करते हो आप, राउट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी बोलते हो।
अब लीज लाइबिलिटी तो आपका 7,10,000 है, आपने निकाल रखा है ऊपर। 7,10,000 में से 1 लाख तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रखा है, टू क्रेडिट टू LL लिखा हुआ है, तो कितना रह गया 6,10,000। 6,10,000 यहाँ पर छूटते लिख देना, ठीक है। अब 6,10,000 का यहाँ राउ कितना आएगा, राउ आएगा 50%। 50% क्यों, क्योंकि आपने बुक्स में अपने 50% पे दिखा रखा था ऊपर भी, ठीक है। और बैलेंस शीट फिगर आप डाल देना प्रॉफिट या लॉस में जहाँ पर भी आ रहा है, और इन दोनों का नेट करोगे तो वो नेट अमाउंट जो है वो P&L में आना चाहिए, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे कहते हैं सेल एंड लीज बैक, चेक सेल क्वालिफाई एज सेल, नो तो लोन लिया है। अब इसमें क्या है, देखो आपको यहाँ पर जो है सेल एंड लीज बैक के लिए ना आपको कंडीशन होती है कुछ 115, अभी मैं इसके बाद 115 ही कराने वाला हूँ, उसमें कुछ आपको दिखेगा कंडीशंस आती हैं। तो सेल की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप उसको कहते हो जी हाँ ये सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, अगर सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, इट इज़ क्वालिफाइंग एज सेल, तो ये वाली एंट्रियाँ करनी है। अगर नहीं हो रही तो 109 ट्रीट करता है उस चीज़ को। जो वो कंडीशन है वो मैं 115 करवाऊंगा इसके बाद, तो वो भी आपको वहीं पर लिंक करवा दूंगा जब वाला पॉइंट आएगा कि कौन सी कंडीशंस थी। अभी मैं आप पे वापस आता हूँ कॉन्सेप्ट पे कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहा था। देखो अब पढ़ते अब समझ आएगा हमें पूरा जो भी लिखा है यहाँ पर। पहली चीज़ क्या कहता था, इट मीन्स पर्सन सेल्स एसेट्स एंड देन टेक बैक ऑन लीज। सिंपल चीज़ है, पर्सन हु इज सेलिंग इज कॉल्ड सेलर लेसी, हु इज बाइंग इज सेलर लेसर, ठीक है। इफ सेल ऑफ एसेट इज नॉट क्वालिफाइंग कंडीशन ऑफ सेल गिवन इन डेज 115, देन सेल एंड लीज बैक विल बी डेल्ट बाय 109। सेल एंड लीज बैक विल बी डेल्ट बाय 109 भाई। तो एंट्रियाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर लिख रखा है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू आप लिखते थे ना, यहाँ पर पीछे लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, याद है सेकंड एंट्री में जब सेल करते हो तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन आ जाएगा। उसके बाद आपने थर्ड एंट्री में लिखा था ना राउ टू LL, राउ हट जाएगा और लोन आ जाएगा। देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर रखे हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। हमने 109 में इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझा ही था, बाकी यहाँ पर क्वालिफाई करेगा ही, क्योंकि क्वालिफाई नहीं करेगा तो आपका क्वेश्चन रेलेवेंट ही क्या रह जाएगा फिर 116 का, है ना। इफ सेल ऑफ एसेट इज क्वालिफाइंग कंडीशन, तो ये एंट्रियाँ पास करनी होती है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, कौन सा अमाउंट कौन सा आएगा, फॉर एडिशनल सेल प्राइस रियलाइज्ड ओवर फेयर वैल्यू, मतलब जो सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे फेयर वैल्यू, जो 1 लाख आया था वही बात लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू कितनी थी 6 लाख रुपए, है ना, तो 6 लाख रुपए आएगी। तो टू एसेट में क्या आएगा, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू थी इसकी 3 लाख रुपए। और बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर जो भी आपका गेन या लॉस आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। थर्ड एंट्री आती है जब आपने वापस ले लिया लीज पे, राउ टू LL, डिफरेंस इसका वही है, गेन और लॉस में जाता है। और फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है कंपेयर होता है, जो भी डिफरेंस इन दोनों का जो मतलब मान लेते हैं इसमें जैसे गेन आ रहा है इसमें लॉस आ रहा है, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, नेट अमाउंट जो है वो P&L में डालेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बता रहा राउ एसेट का निकालना कैसा है अमाउंट, राउ एसेट विल बी प्रो राटा इन रिलेशन टू बुक वैल्यू विद फेयर वैल्यू। क्या कह रहा है, राउ एसेट क्या होगा, प्रो राटा बेसिस पे लेना है। कैसा प्रो राटा बेसिस, कि रिलेशन देखो बुक वैल्यू का और विद फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू का क्या रिलेशन था फेयर वैल्यू के साथ, कि बुक वैल्यू थी 50% ऑफ फेयर वैल्यू। तो बस यहाँ पर नीचे ही लिखा हुआ है राउ एसेट यहाँ पर लिखा है एज पर कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट लिखो, एक जो था आपका 6,10,000 मल्टीप्लाई कर दो किससे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट से 3 लाख था, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट नीचे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये हो गया आपका काम खत्म। अब यहाँ पर एक नीचे एक नोट लिखा हुआ है, आप खुद से पढ़ लेना, कुछ नहीं कह रहा, वो यही कह रहा है कि इन दोनों का जैसे इसका गेन आ रहा है इसका लॉस आ रहा है, दोनों का आप नेट करके आप P&L में डालोगे, ठीक है। जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पर वही लिखा है, नेट अमाउंट इज शोन इन P&L, ठीक है। अब इसका ना एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 42 है इसमें, तो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि सेम अभी जैसे हमने एंट्रियाँ सीखी हैं वहाँ पर भी यही सेम चीज़ें करवा रखी हैं। 2 मिनट में वाला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, ये उसका सोल्यूशन है, क्वेश्चन से पहले पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहले रीड कर लेते हैं इसको, कुछ भी नहीं है, आसान सा है। तो एन एंटिटी सेलर लेसी sells a building to another entity buyer lesser for cash of ₹30 lakh. Immediately before the transaction, the building was carried at a cost of 15 lakh. At the same time, seller lessee enters into a contract with buyer lesser for the right to use the building for 20 years with annual payment of 2 lakh payable at the end of each year. ठीक है। The terms and conditions of this transaction are such that the transfer of building by seller lessee satisfy the requirement for determining when a performance obligation is satisfied in India's 115 revenue from contract with customers. The fair value of the building at the date of sale is 27 lakh. Initial direct cost, if any, are to be ignored. The interest rate implicit in the lease is 12% per annum, which is readily determinable by seller lessee. Buyer lesser classifies the lessee
of the building as an operating lease, how should the said transactions be accounted by seller lessee and buyer lessor? सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों की बुक्स में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है वो बात कर रखी है। अच्छा, ये जो हमने अभी एंट्रियाँ देखी थी वो किसकी बुक्स में थी? लेसी की बुक्स की एंट्रियाँ देखी थी हमने। लेसर का तो देखना पड़ेगा ना कि भाई वो ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग है। यहाँ तो बोल रखा है ऑपरेटिंग है, तो ऑपरेटिंग वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी उसको आ रहे हैं पैसे वो इनकम बुक कर लेता है उस चीज़ की। दिखाएंगे अभी इसमें एंट्री कर रखी है, दोनों की बुक में करनी है आपको एंट्री। बाकी जो भी अभी तक हमने सीखी एंट्री वो लेसी की बुक्स में एंट्रियाँ थी। तो क्वेश्चन सिंपल सा है। तो क्या क्या क्वेश्चन में है? पहली चीज आती है एन एंटिटी सेल्स बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी फॉर कैश। 30 लाख का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो कि अब इसने बुक्स में कितना कैरिड एट कॉस्ट 15 लाख। इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजेक्शन द बिल्डिंग वाज कैरिड, तो बुक वैल्यू इसकी 15 लाख थी। एट द सेम टाइम सेलर लेसी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बायर लेसर, जिसमें 20 साल का एग्रीमेंट करा, 2-2 लाख रुपए इसको हर साल देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे हम 12% के हिसाब से। आगे कहता है कि सेटिस्फाई करता है 115 की ये कंडीशन, ठीक है, बढ़िया। फिर तो ये वाली एंट्रीज करनी है 3। द फेयर वैल्यू है इसकी 27 लाख रुपए, तो 15 लाख तो बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू 27 लाख रुपए। तो यहाँ पर 50% तो नहीं दिख रहा आपको, वो रेशियो निकालनी पड़ेगी। और 30 लाख रुपए आपका सेलिंग प्राइस है इसका। तो चलो मैं वहाँ पर आता नहीं अभी, वैसे ही बताओ पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, कितना अमाउंट आएगा? 30 लाख माइनस 27 लाख, ठीक है। दूसरी एंट्री की बात करते हैं। दूसरी एंट्री क्या आएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या है यहाँ पर है क्या? बिल्डिंग। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, सिंपल एंट्री आएगी। बैंक में आपका आएगा फेयर वैल्यू कितनी है आपकी? 27 लाख रुपए। और टू बिल्डिंग कितने की है? उस पर बुक वैल्यू आएगा जो कि 15 लाख रुपए के। डिफरेंस जो आपका चला जाएगा वो गेन आ जाएगा आपका 12 लाख रुपए, ठीक है। चलो अब मैं इसका सोल्यूशन से देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन क्या कर रखा है, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, ये थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है ऊपर। तो सेल क्वालिफाई कर रही है, 115 वाली है ये, ठीक है। तो बिल्डिंग सेल करिए आपने, 30 लाख की आपकी सेलिंग प्राइस है आपका, और फेयर वैल्यू है इसकी 27 लाख, बुक वैल्यू 15 लाख रुपए है। IBR जो है इसका 12% है, ठीक है। और 2 लाख रुपए आपका टर्म्स है, लीज टर्म 2-2 लाख रुपए आपको 20 साल है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं डायरेक्टली। तो बुक्स ऑफ सेलर लेसी, सबसे पहले क्या है? कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी है आपको? पहले इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप निकालोगे वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। कुछ भी नहीं है, 2-2 लाख रुपए है, 20 साल का है, PVF ले लेना आप 12% का, ये आपकी आ गई लीज लाइबिलिटी, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब पहली एंट्री पे आ जाओ। पहली एंट्री क्या करनी है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। तो लीज लाइबिलिटी आपकी ओवरऑल तो आपको पता चल गई 1493,888, जिसमें से 3 लाख तो आपने बुक कर दी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। दूसरी एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू गेन ऑन सेल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, ये तो सिंपल सा एंट्री कर रखा है यहाँ पर, है ना, ये तो ऑलरेडी हमें आता है। तीसरी एंट्री में झंझट है ना। तीसरी एंट्री में हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा वहाँ पर राउ एसेट। अब तीसरी एंट्री में राउ एसेट आएगा कैसे? एंट्री तो पता है हमें, राउ टू लीज लाइबिलिटी एंट्री होनी है यहाँ पर, बट वाली लीज लाइबिलिटी हमारी है कितनी थी? हमारी 1493,888, जिसमें से 3 लाख रुपए हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो बैलेंस फिगर ये रहा 1193,888। अब 1193,888 यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इनटू में पिछले बार में 50% बन रहा था, है ना। पिछले क्वेश्चन में 50% था, बट यहाँ पर आपको 15 एक्चुअल देखे तो फॉर्मूले के हिसाब से 15/27, 15 आपकी बुक वैल्यू है और 27 आपकी फेयर वैल्यू है। मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ अमाउंट आ जाएगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी आ रही है लॉस, 5,30,000 का लॉस है आपका, और यहाँ 12 लाख का गेन था। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका 12 लाख में से माइनस कर दोगे ये, तो आपका डिफरेंस कहाँ चला जाएगा? डिफरेंस चला जाएगा P&L में, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर भी दिखा रखा है कि यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाले उसमें करा था वही दिखा रखा है कि देखो 1493,888 वर्किंग नोट है। एक्सेस सेल प्राइस रियलाइज्ड 3 लाख रुपए। ज़्यादा पैसे कितने मिले आपको? 3 लाख रुपए। इट इज़ ट्रीटेड एज लोन अंडर 109, 3 लाख रुपए माइनस कर दिए और यहाँ पर आ गया 1193,888। तो ये बात तो यहाँ लिखी हुई है। एक बार हम बुक से भी पढ़ लेते हैं 3 लाख रुपए के बारे में। बुक में क्या लिखा हुआ है आइए यहाँ से देखते हैं, आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो क्या कहते हैं? कंसिडरिंग फैक्ट्स ऑफ द केस, सेलर लेसी एंड बायर लेसर अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन एज अ सेल एंड लीज बैक, ठीक है। फर्स्टली, सिंस द कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट एट फेयर वैल्यू, सेलर लेसी एंड बायर लेसर मेक एडजस्टमेंट टू मेजर द सेल प्रोसीड्स एट फेयर वैल्यू, ठीक है, इसको भी रख लो। थस द अमाउंट ऑफ एक्सेस सेल प्राइस ऑफ 3 लाख is recognized as additional financing provided by buyer lessor to lessee,
क्या कह रहा है कि जो अमाउंट है 3 लाख रुपए का वो क्या है, इज रिकॉग्नाइज्ड एज एडिशनल फाइनेंसिंग। जो एडिशनल पैसे दिए हैं, 27 लाख रुपए तो फेयर वैल्यू थी, उसने फिर भी उसको 3 लाख रुपए और दिए, 27 लाख फेयर वैल्यू पर बेचता ना, 3 लाख रुपए और दे दिए, तो 3 लाख रुपए जो दिए वो क्या है, एडिशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय बायर लेसर टू सेलर लेसी। ठीक है, आगे कहता है नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल ही दिया है। आगे कहता है विच 3 लाख रिलेट्स टू द एडिशनल फाइनेंसिंग, वही कह रहा है ऊपर वाली बात कि 3 लाख जो है ना वो एडिशनल फाइनेंसिंग की बात कह रहा है कि 3 लाख रुपए एडिशनल फाइनेंसिंग है। तब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीइंग लोन रेज्ड, एक तरह से एडिशनल फाइनेंसिंग दे रखी है टू बीइंग लोन रेज्ड। अच्छा, यहाँ पर बायर लेसर की बात करूँ मैं तो बायर लेसर की भी एंट्री करनी थी, तो क्या क्या हो गया, उसके पास तो बिल्डिंग आ रही है, वो लेसर जो है वो खरीद रहा है ना, तो बिल्डिंग डेबिट कितने की है, फेयर वैल्यू 27 लाख रुपए की, बट पैसे जेब से कितने जा रहे हैं, 30 लाख रुपए जेब से जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एंट्री किस चीज़ की कर रहे हो, एसेट परचेज करिए आपने, उसकी एंट्री कर रहे हो। अच्छा, ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, ये आपके लिए क्या फाइनेंशियल एसेट है। बुक के हिसाब से भी देखो तो आप वहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई जो यहाँ पर हमने 3 लाख रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो दिए हमने इसको, वो आपके लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। और जो दूसरा पार्टी है उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखा रखा है, लिखते हैं LL है, बट बुक के हिसाब से देखो तो आपको वहाँ पर FL लिखा हुआ दिखेगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है हमारी वाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर LL लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर LR लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 3 लाख रुपए है इसने लीज रिसीवेबल दिखा रखा है, यहाँ पर इसने लीज लायबिलिटी थी, देखो लेसी की बुक में लीज लायबिलिटी है, तो ऑब्वियसली लेसर क्या दिखाएगा, अपनी बुक में लीज रिसीवेबल दिखाएगा, तो यहाँ पर इसने लीज रिसीवेबल दिखा रखा है 3 लाख रुपए। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आपका लीज रेंटल आपको मिलने हैं 20 साल तक आपको 2-2 लाख रुपए मिलने हैं, तो उसको आप जैसे ही मिलेगा आपको इनकम में बुक कर दोगे। क्यों ऐसा है, ऑपरेटिंग लीज है ना भाई, ऑपरेटिंग लीज है, तो आपका बायर लेसर की बुक में अगर मैं बात करूँ तो और देखना पड़ता था ऑपरेटिंग होता है या फाइनेंशियल लीज होता है। यहाँ पर तो स्पेसिफिकली मेंशन था कि हाँ भाई ऑपरेटिंग लीज मानना है, ऑपरेटिंग लीज है तो आपके लिए यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा एज एन इनकम आपने रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ लिखा हुआ लेटर ऑन लीज रेंटल विल बी रिकॉर्डेड एज इनकम। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। खत्म करते हैं यहीं पर आज की क्लास को। अब हमारा क्या रह गया, अब हम नेक्स्ट क्लास में हमने 2 एग्जांपल और 1 क्वेश्चन करना है। किस चीज़ पे है वो 2 एग्जांपल और 1 क्वेश्चन, जो हमने इस क्लास में कॉन्सेप्ट समझे है ना, इस देखो इससे रिलेटेड तो हमने कर ही लिया, सेल एंड लीज बैक से रिलेटेड जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन था कर लिया। अब हमारा जो है ना फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन वाला है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, और साथ साथ सब लीज और एक जो है ना कॉम्पोनेंट ऑफ, इन दोनों से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन कराया है 42 वाला, इसका आप सोल्यूशन चाहो तो एक बार बुक से भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और शेयर भी कर दिया करो यार, हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।